नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह खबरों के सुपर डोज के साथ। एक बार फिर से हम हाजिर हैं। सबसे पहले खबर बिहार विधानसभा से जुड़ी हुई। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में जेडीयू को 122 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी को 121 सीटें मिली हैं। सीटें फाइनल होते ही बीजेपी ने 27 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, तो जेडीयू की लिस्ट भी सामने आ चुकी है। मतदान के 22 दिन पहले जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों की डील फाइनल हो गई। सीटों के नजरिए से अब बड़े भाई और छोटे भाई वाला फासला न के बराबर रह गया। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में जेडीयू को लड़ने के लिए 122 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये भी तय हुआ कि जेडीयू अपने कोटे से जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 7 सीटें देगी, यानी जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बीजेपी अपने कोटे से विकासशील इंसान पार्टी को सीटें देगी। एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों का ऐलान किया गया। नीतीश कुमार ने दावा किया कि एनडीए अपने काम के दम पर राज्य में चुनाव लड़ेगी। जो जनता दल यू है उसके जिम्मे 122 सीटें दी गई हैं और उसी के अंतर्गत हम पार्टी को, जीतन राम मांझी जी की पार्टी को, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने 7 सीटें दी। सीट बंटवारे के साथ ही रात होते होते बीजेपी और जेडीयू ने उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी। बीजेपी ने जहां पहले चरण के लिए 27 उम्मीदवारों की सूची जारी की, तो वहीं जेडीयू ने सभी 122 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट जारी कर दी। लेकिन सीट बंटवारे के ऐलान से पहले एनडीए में फूट पड़ गई। रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को ही खारिज करते हुए जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी। लेकिन चिराग पासवान ने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि जिन सीटों पर बीजेपी का उम्मीदवार होगा, वहां पार्टी बीजेपी का समर्थन करेगी। प्रदेश में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन देगा। आरोप लगे कि इस फैसले से बीजेपी को सीधा फायदा होगा और ज्यादा सीट मिलने की सूरत में वो सीएम पद पर दावा करेगी। हालांकि बीजेपी ने सफाई दी है और ये साफ कहा है कि बीजेपी नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, यानी सीएम नीतीश ही होंगे। एक बार जब घोषणा कर दिया तो कोई इफ एंड बट नहीं है। पॉलिटिकल कंफ्यूजन बढ़ता देख बीजेपी ने ये साफ कह दिया कि चिराग के बीजेपी प्रेम के बावजूद वो प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग आवश्यकता पड़ेगी तो चुनाव आयोग को ये लिख कर देंगे कि ये जो 4 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, यही लोग केवल प्रधानमंत्री के चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिहार में दलित वोट बैंक करीब 16% है, 6% पासवान वोट है। 2015 विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ लड़ी एलजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। वोट शेयर की बात करें तो पार्टी को 4.83% वोट मिले थे। बिहार में बीजेपी इसे नेतृत्व के मौके के तौर पर देख रही है, तो एलजेपी अलग लड़कर भी केंद्र में सत्ता में बने रहना चाहती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान का दांव काम करेगा? क्या वो नीतीश को झटका दे सकते हैं? सुजीत झा और रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह। हाथरस कांड में 14 सितंबर से लेकर अब तक कई मोड़ आ चुके हैं, लेकिन अब तक असली तस्वीर सामने नहीं आई है। सच्चाई बहुत हद तक सामने आ सकती है जब एसआईटी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दे। एसआईटी की रिपोर्ट तैयार है और बहुत मुमकिन है कि आज वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाए। दोष को फंसना नहीं चाहिए और दोषी को सजा मिलनी चाहिए और इसका सही जो है न्याय होना चाहिए। इंसाफ की मांग लगातार जोर पकड़ रही है और मुमकिन है आज ये बात साफ हो जाए कि हाथरस का गुनहगार कौन है। पिछले 7 दिनों में यूपी के 3 आला अधिकारियों वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लगातार हाथरस का सच सामने लाने के लिए मशक्कत कर रही है। एसआईटी ने पीड़ित परिवार के सदस्यों का बयान दर्ज किया, चश्मदीदों से बात की और क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया। यहाँ पर पीड़िता के परिवार से एसआईटी की टीम ने मुलाकात किया। इसके साथ ही एसआईटी की टीम उस जगह पर भी गई जहां पर पीड़िता के शव को जलाया गया था। साथ ही उस जगह पर भी पहुंची जहां पर पूरी घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया था।
हाथरस में गैंगरेप और हत्या से जुड़ी जानकारियां हर रोज बदल रही हैं और हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी ने जांच के दौरान कुछ नए तथ्य ढूंढे। केस के लिहाज से बेहद अहम ये जानकारियां मोबाइल फोन रिकॉर्ड से निकली हैं। पता चला है कि पीड़िता के भाई का मोबाइल फोन उसकी पत्नी यानी पीड़िता की भाभी इस्तेमाल करती थी। इस नंबर से आरोपी संदीप के नंबर पर लगातार बातें हुई। बातचीत का सिलसिला 13 अक्टूबर 2019 से 20 मार्च 2020 तक चला। यूपी पुलिस के मुताबिक पीड़िता के भाई के मोबाइल से आरोपी संदीप के मोबाइल पर 62 बार कॉल गई और संदीप के मोबाइल से पीड़िता के भाई के नंबर पर 42 बार कॉल आई, यानी दोनों फोन के बीच कुल 104 बार बातचीत हुई। बहरहाल एसआईटी तो आज अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी, लेकिन यूपी सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर चुकी है। साथ ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि जांच अदालत अपने निर्देशन में कराए, लेकिन पीड़ित परिवार वाले बार बार कह रहे हैं कि वो सीबीआई जांच नहीं चाहते। क्या आपको लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट दखल देगा तो कुछ आपको इंसाफ मिलेगा? और कोर्ट की निगरानी चाहते हैं आप? अभी उस पर फैसला नहीं हुआ है, पर क्या चाहते हैं कि कोर्ट की निगरानी रहे? हाँ सही है, चाहते हैं हम लोग, तो ये होना चाहिए ऐसा। सीबीआई अगर अकेले करे तो? नहीं, सीबीआई से जांच नहीं चाहिए थी, कोर्ट से ही चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट के जरिए। हाथरस की सच्चाई क्या है, ये जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। इस बीच दोनों पक्ष जोरदार तरीके से इंसाफ की मांग कर रहा है। उम्मीद यही है कि देखो, हमें न्याय चाहिए, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई भी कोर्ट हो, हमें तो न्याय की, हम तो बस उसी के लिए हम लोग कर रहे हैं। मिट्टी को न्याय मिलना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्णय का हम बड़ा सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि नार्को टेस्ट भी होना चाहिए, सीबीआई जांच भी होना चाहिए। हम एसआईटी की भी जांच का हम बड़ा स्वागत करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे लड़के देखना निर्दोष छूटेंगे। उन सब की बेटी हमारी बेटी हैं, लेकिन हम यही न्याय चाहते हैं कि हमारे जो निर्दोष बच्चे हैं उनको नहीं फंसाया जाए और जो दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाए। सारे आरोप, दावे और थियरी अपनी जगह हैं। जांच के बाद कोर्ट में सबूतों की कसौटी पर कसे जाने के बाद ही इनकी सच्चाई तय हो पाएगी। जांच की प्रक्रिया क्या होगी, ये कोर्ट को तय करना है। हाथरस से श्वेता सिंह, मौसमी सिंह और दिल्ली से पूनम शर्मा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। हाथरस की निर्भया के साथ गैंगरेप हुआ या नहीं, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पीड़िता ने अपने आखिरी बयान में रेप होने की बात कही थी। इसके बावजूद यूपी पुलिस और सरकार रेप की घटना से इनकार कर रही है। आखिर क्या है गैंगरेप का सच? हाथरस पीड़िता के साथ गैंगरेप का सच क्या है? गैंगरेप पर मेडिकल रिपोर्ट में अलग अलग दावे। परिवार का आरोप, बिटिया के साथ हुआ था गैंगरेप। सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में सरकार का गैंगरेप से इनकार। उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे, पर बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए हाथरस की निर्भया ने अपने आखिरी बयान में साफ साफ गैंगरेप होने की बात कही थी। पीड़िता ने अपने बयान में आरोपियों का नाम भी लिया था। साथ ही वारदात से पहले भी पीड़िता ने अपने साथ एक बार आरोपियों की तरफ से रेप की कोशिश का जिक्र भी किया था। क्या हुआ? किसने मारा है आपको? हाँ? किसने? और किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अपने बात से ले गए थे। फिर अब मैं ले रही थी तो अंदर ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरी जबरदस्ती करने की कोशिश मैंने सोच के गला दबा दिया। इसके बावजूद हाथरस पीड़िता के साथ गैंगरेप की गुत्थी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि परिवार शुरू से बिटिया के साथ गैंगरेप होने की बात कर रहा है। मैं घबराई हुई थी, मेरी लड़की घबराई हुई थी,
तो वो लोग बोले कि जहाँ से जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, तो वहाँ जांच वही जब पता चली। उधर हाथरस की पीड़िता के साथ गैंगरेप पर जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, उसमें भी अलग अलग दावे किए गए हैं। गैंगरेप को लेकर मेडिकल रिपोर्ट के दावे अलीगढ़ के अस्पताल की ओर से पीड़िता के मेडिको लीगल निरीक्षण में प्राइवेट पार्ट में कंप्लीट पेनिट्रेशन, गला दबाने और मुंह बांधने का जिक्र था। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ने अपनी फाइनल ओपिनियन में फॉरेंसिक विश्लेषण का हवाला देते हुए इंटरकोर्स की संभावना को खारिज कर दिया। 22 सितंबर की मेडिको लीगल केस रिपोर्ट ने यूपी पुलिस के उन दावों का खंडन किया कि फॉरेंसिक जांच में रेप के कोई सबूत नहीं मिले। इस रिपोर्ट्स के बीच यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जोर देकर कहा था कि पीड़िता के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है। Now today the FSL report from Agra has come, which clearly says that there has been no sperm is found on the collected samples, hence rape was not committed. उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले में शुरू से ही गैंगरेप की बात से इनकार कर रही है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में भी सरकार ने अदालत को बताया है कि पीड़िता के साथ गैंगरेप नहीं हुआ। अब सवाल यही है कि आखिर पीड़िता के साथ गैंगरेप का सच क्या है? गैंगरेप को लेकर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? उम्मीद है कि एसआईटी रिपोर्ट सामने आने के बाद गैंगरेप की हकीकत से पर्दा उठ जाएगा। आज तक ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को हुई सुनवाई में हाथरस के पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठा। कोर्ट ने यूपी सरकार को ताकीद किया है कि परिवार की सुरक्षा तय करे और इस बारे में एक हलफनामा दे। अफसरों की गाड़ियों के पीछे भागने वाला परिवार, पुलिस वालों से रहम की भीख मांगता परिवार, बेटी के अंतिम दर्शन के हक से भी मरहूम रहा परिवार। पुलिस और प्रशासन का लाव लश्कर उसी परिवार की दिन रात चौकसी में जुटा है। काफी पुलिस आप देखिए, ऊपर भी अगर आप नजर दौड़ा लीजिए, शकील आपको दिखाएंगे, छत पर भी पुलिस है, बाहर भी पुलिस है, उसके बाहर भी बैरिकेड लगे हुए हैं। हाथरस कांड में एसपी समेत 5 पुलिस वाले सस्पेंड हो चुके हैं। मामला बेहद संवेदनशील हो चुका है, लिहाजा पीड़ित परिवार की सुरक्षा बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट में हुई पहली सुनवाई में भी यही मुद्दा उठा। हाथरस केस में याचिकाकर्ता की वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि अदालत को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित परिवार सुरक्षित रहे। यूपी सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि शायद आपको जानकारी नहीं है, पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा दी गई है। इस पर कोर्ट ने यूपी सरकार से हलफनामा देकर पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा की पूरी जानकारी देने को कहा। कोर्ट ने यूपी सरकार से इस बात की भी जानकारी मांगी कि पीड़ित पक्ष के पास केस लड़ने के लिए वकील है या नहीं। कोर्ट ने ये पूछा है यूपी सरकार से कि क्या प्रोटेक्शन उसको मिल रहा है लड़की को, और उस लड़की को नहीं, उसकी फैमिली को। और कोर्ट ने इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं हुई। हाथरस केस से जुड़े लोगों और सर्वोच्च अदालत की ये चिंता दरअसल पीड़ित परिवार की उस गुहार को लेकर है जो वो बार बार लगाते रहे हैं, जिसकी गूंज हर सियासी बयान में भी सुनाई दी। लेकिन उनको चिंता है कि आगे ना जाने क्या उनके साथ होगा। इस तरह का डर उनके मन में अभी भी मैंने महसूस किया। हमें या फिर कहीं से यहाँ से ले चले, हम तो बस ये चाहते हैं अपने जान बचानी। हमें ये सब धमकियाँ मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। अथॉरिटी है परिवार की, वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, वो मेरे साथ जाना चाहते हैं। लेकिन बीते चंद रोज में हालात बदले हैं। आधी रात को जबरन लाश जलाने वाली पुलिस और प्रशासन भी अचानक से परिवार की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद हो गया है। घर के अंदर बाहर, आंगन और छत पर हर जगह पुलिस का पहरा है। पीड़ित परिवार की सुरक्षा के सभी जो है इंतजाम पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं और उनके घर की सुरक्षार्थ
1.5 सेक्शन पीएसी परमानेंटली वहां पे कैंप कर रही है। इंसाफ की जंग तो अभी शुरू भी नहीं हुई। कानूनी दांवपेचों से लड़ी जाने वाली ये लड़ाई लंबी चलेगी, ये तय है। हाथरस की बेटी को इंसाफ मिलना तो अभी आगे की बात है। मौजूदा जंग तो इस बात की है, इंसाफ की गुहार करने वाला परिवार ये लंबी लड़ाई लड़ने के लिए सही सलामत रहे। सवालों के नाग तो अभी भी फन ताने खड़े हैं जो अपना जवाब चाहते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती यह है कि 3 यक्ष प्रश्नों को कैसे समेटे और कैसे बताए। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि आईपीएल के 20वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। जी हां, मुंबई ने राजस्थान को 57 रनों से हरा दिया है और स्कोर चार्ट में टॉप पर काबिज हो गई है। राजस्थान के न बड़े नाम काम आए, न लगातार मुंबई के खिलाफ चेज के पुराने रिकॉर्ड। 194 का लक्ष्य उसके लिए सपना ही रह गया। रोहित की टीम पहले ओवर से ही राजस्थान को दबाए रही। रंगीला शुरुआत खुद रोहित ने दी। डिकॉक के साथ उनकी ओपनिंग साझेदारी 49 रनों की रही, वो भी सिर्फ 4.5 ओवरों में। डेब्यू कर रहे कार्तिक त्यागी ने इस जोड़ी को तोड़ा। लेकिन राहत राजस्थान के खेमे में फिर भी नहीं आई। रोहित के साथ सूर्य कुमार यादव की जोड़ी जम गई। मुंबई के धाकड़ मध्यक्रम ने विकेट गिरने का दबाव नहीं लिया। हार्दिक और सूर्य कुमार ने आखिरी ओवर में समा बांध दिया। सूर्य कुमार ने जोफ्रा आर्चर जैसे रफ्तार के सौदागर को भी इन दिलकश शॉट्स के जरिए कूंद कर दिया। 47 गेंदों पर 79 रन बनाकर सूर्य कुमार नाबाद लौटे। हार्दिक 19 गेंदों पर 30 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों लौटते लौटते राजस्थान की उम्मीदों को बर्बाद कर गए थे। यशस्वी जायसवाल खाता तक नहीं खोल पाए। कप्तान के सिर पर इन दिनों कोई दूसरी धुन सवार है। वो बुमराह का शिकार बनकर रह गए। पहले 2 मैचों में धूम मचाने वाले संजू सैमसन के हिस्से इस बार शून्य सन्नाटा आया। टॉप ऑर्डर पर हद से ज्यादा निर्भर इस टीम के 3 बल्लेबाज पहले 3 ओवर में टाएं फिस हो गए। इस मुकाम तक तय हो चला था कि राजस्थान हार की अनचाही हैट्रिक लगाकर ही मानेगा। इस कैच को बार बार देखिए। आउट होने वाले बल्लेबाज महिपाल लोमरोर और कैच लेने वाले फील्डर अनुकूल रॉय। दोनों टीमों के इस मुकाबले में मुंबई ही मुंबई रही। हर ओर एक्शन में भी, टशन में भी, चर्चा में भी। हमारे लिए वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।